हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम डिस्कस करने वाले हैं यूनियन एग्जीक्यूटिव। तो कॉपी पेन उठा लीजिए और चलिए इसके नोट्स को भी प्रिपेयर करके समझते हैं साथ साथ। तो सबसे पहले समझते हैं कि यूनियन एग्जीक्यूटिव में हमको पढ़ना क्या है। तो यूनियन एग्जीक्यूटिव में हमको पढ़ना है प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट। तो वाइस प्रेसिडेंट का जो कंसेप्ट है ये अभी सिलेबस से हटा दिया गया है। जो न्यू सिलेबस CISA ने प्रिस्क्राइब किया है उसे वाइस प्रेसिडेंट का हटा दिया गया है। लेकिन अगर आप हाफ ईयरली या यूनिट टेस्ट 2 वगैरह की तैयारी कर रहे हैं तो इसमें उसका कंसेप्ट आ सकता है। तो इसलिए हम कोशिश करेंगे कि दोनों को कवर करें। तो एज हम समरी इसको वन शॉर्ट सीरीज ऐसे लेकर हम चलेंगे। तो एज ए समरी हम इस चैप्टर 2 को रिवाइज करते हैं। तो अगर हम बात करें यूनियन एग्जीक्यूटिव में, तो यूनियन एग्जीक्यूटिव में कौन कौन आता है। यूनियन एग्जीक्यूटिव में आता है पहला प्रेसिडेंट, दूसरा आता है आपको वाइस प्रेसिडेंट और तीसरा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर। ये 3 लोग आते हैं। अब अगर इंडिया में बात करें तो इंडिया में प्रेसिडेंट तो है लेकिन प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं है, यानी प्रेसिडेंट का राज नहीं चलता है। यहाँ पे राज चलता है प्राइम मिनिस्टर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का। तो प्रेसिडेंट का राज नहीं चलता है, इसलिए जो प्रेसिडेंट जो है वो नॉमिनल हेड है, नाम मात्र का हेड है। वो रियलिटी में हेड नहीं है, वो नाम मात्र का एज ए नॉमिनल हेड है। अगर उसके बाद हम बात करें तो ये प्रेसिडेंट जो है वो हेड ऑफ स्टेट है, यानी जो स्टेट है इंडिया क्या है, इंडिया यूनियन ऑफ स्टेट, यानी राज्यों का जो है वो संघ है। बहुत सारे राज्यों का यूनियन है। तो वो जो स्टेट है उसके हेड है। उसके बाद देखें ही और स्टेट और वो उस स्टेट के यानी इंडिया के फर्स्ट सिटीजन जो है वो प्रेसिडेंट है। और अगर हम यहाँ की अगर हम स्टेट की बात करें, जैसे बिहार हो गया, यूपी हो गया, मध्य प्रदेश, ये सब हो गए, तो वहाँ के फर्स्ट सिटीजन वहाँ का कौन होगा, वहाँ का फर्स्ट सिटीजन होगा राज्यपाल, यानी राज्यपाल होगा। हाँ, उसके बाद अगर क्वालिफिकेशंस की बात करें तो प्रेसिडेंट के क्वालिफिकेशन देखिए कि आप अगर प्रेसिडेंट का इलेक्शन कंटेस्ट करना चाहते हैं तो आपको आपके पास क्या क्या क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए। तो सबसे पहला है कि वो इंडिया का सिटीजन होना चाहिए। जो भी व्यक्ति कंटेस्ट कर रहा है वो इंडिया का सिटीजन होना चाहिए। दूसरा जो है कम से कम उसका एज 35 साल से ज़्यादा होना चाहिए। तीसरा है कि वो मेंबर ऑफ लोकसभा के इलेक्शन के लिए क्वालिफाई करना चाहिए, यानी जो लोकसभा का जो इलेक्शन होता है उसमें जो जो कंडीशंस हैं कि आपका एज जितना होना चाहिए, आप इंडिया के सिटीजन होने चाहिए, उनको भी वो सेटिस्फाई करना चाहिए, उन कंडीशन को भी वो सेटिस्फाई करना चाहिए। और किसी भी प्रकार का वो ऑफिस होल्ड नहीं करेगा, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट में या फिर आपको स्टेट गवर्नमेंट, किसी भी प्रकार का वो ऑफिस होल्ड नहीं करेगा। उसके बाद देखिए अगर कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यानी अगर कोई MP अगर कंटेस्ट करना चाहता है किसका इलेक्शन, प्रेसिडेंट का, तो उसको अपना पद जो है वो छोड़ना पड़ेगा, उसको अपना पद छोड़ना पड़ेगा इलेक्शन कंटेस्ट करने के लिए। उसके बाद देखिए टर्म ऑफ ऑफिस, तो प्रेसिडेंट का जो टर्म ऑफ ऑफिस है वो 5 साल का है। उसके बाद देखते हैं वैकेंसी। तो वैकेंसी कैसे आ सकती है, वैकेंसी या तो प्रेसिडेंट का डेथ हो जाए उससे वैकेंसी आ सकती है, या प्रेसिडेंट रिज़ाइन कर दे उससे आ सकती है, या उनकी इम्पीचमेंट लग जाए तब आ सकती है। यानी ये 3 कंडीशन से वैकेंसी आ सकती है। अब देखिए अभी प्रेजेंट में जो प्रेसिडेंट है वो है रामनाथ कोविंद। उसके बाद हम देखें तो तो उसके बाद अगर प्रेसिडेंट का अगर वैकेंसी आ जाती है तब उस समय प्रेसिडेंट की जगह पे काम कौन करेगा। तो सबसे पहले हमकी क्या ज़रूरी है, मान लीजिए अगर डेथ हो जा रहा है तो 2-3 महीने बाद ही इलेक्शन होगा। क्या जरूरी है 2-3 महीना वो जो जगह है वो फुलफिल करना ही है हमें। आखिर क्या ज़रूरत है कि जो प्रेसिडेंट का जो सीट है वो खाली क्यों नहीं रह सकता है। तो ऐसा है कि हम जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है, उसके हिसाब से चलते हैं। तो आर्टिकल 52 है वो साफ साफ बोलता है देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट फॉर इंडिया, यानी इंडिया के लिए एक प्रेसिडेंट होना चाहिए। तो अगर उसके हिसाब से चलें तो होना चाहिए, यानी इंडिया के लिए एक प्रेसिडेंट होना चाहिए। तो अगर हम 2-3 महीने के लिए खाली कर दे रहे हैं तो हम एक तरह से ऐसे ही वायलेट कर दे रहे हैं, हम कॉन्स्टिट्यूशन को ऐसे ही वायलेट कर दे रहे हैं, क्योंकि वो तो बोल रहा है प्रेसिडेंट होना चाहिए और तुम 2 महीने तक प्रेसिडेंट ही नहीं रखे हो। तो इसलिए प्रेसिडेंट का जो सीट है वो कभी खाली नहीं रखता, और इसलिए वाइस प्रेसिडेंट का भी सीट खाली नहीं रखा जा सकता है, क्योंकि उसमें भी वैसा ही लिखा गया है कि देयर शैल बी ए वाइस प्रेसिडेंट फॉर इंडिया।
तो उसके बाद अब ये तो हो गया, या तो डेथ हो जाए उनका या वो खुद रिज़ाइन कर दें। अब वो रिज़ाइन करेंगे तो वो देंगे किसको, अपना जो रेजिग्नेशन लेटर है वो किसको देंगे, तो वो देंगे वाइस प्रेसिडेंट को, और वाइस प्रेसिडेंट देगा प्रेसिडेंट को। ये वाइस वर्सा है, अगर दोनों रिज़ाइन करते हैं तो एक दूसरे को अपना रेजिग्नेशन लेटर देंगे। उसके बाद हम बात करते हैं प्रोसीजर ऑफ इम्पीचमेंट। इम्पीचमेंट का प्रोसीजर क्या है, तो इम्पीचमेंट का द पार्लियामेंट कैन रिमूव द प्रेसिडेंट थ्रू इम्पीचमेंट फॉर वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, मिसयूजिंग ऑफ हिज स्टेटस और पोजीशन और ट्रेजरी और ब्राइबरी। तो 3-4 कंडीशन के कारण हम प्रेसिडेंट को इम्पीचमेंट के द्वारा हटा सकते हैं। सबसे पहला, वो अगर कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट कर रहा है, तब ब्राइबरी, अगर घूस किसी काम के वश अगर घूस लिए हैं तब उनको कर सकते हैं, या अपना पोजीशन का अगर वो मिसयूज़ कर रहे हैं तब कर सकते हैं। तो ये 3-4, अब मान लीजिए कि अब उनके पास ये हक है कि वो जो सज़ा है उसको माफ़ कर सकते हैं या कम कर सकते हैं। अब पता चला वो अपने ही किसी आदमी से किसी का खून करवा दें और बोलें कि अब ठीक है इसको 10 साल का सज़ा हो गया, माफ़ करो इसको, सज़ा हो गया। मिसयूजिंग ऑफ स्टेटस, वो अपने स्टेटस को मिसयूज़ कर दिए ना उस समय, तो इसीलिए अगर वो स्टेटस को अपना मिसयूज़ करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट करते हैं, ब्राइबरी के केस में फंस गए हैं, तो इन सब कारणों के कारण उस पर इम्पीचमेंट लग सकता है। अब इम्पीचमेंट जो है वो किसी भी हाउस में, या तो लोकसभा में या राज्यसभा में, किसी भी हाउस में इम्पीचमेंट में भी मूव्ड, किसी भी हाउस में उसको मूव किया जा सकता है। तो मूव करने के लिए आपको कम से कम उस हाउस की टोटल मेजॉरिटी में 1/4 मेंबर उस समय सहमति होनी चाहिए, बस मूव करने के लिए इम्पीचमेंट को, बस मूव करने के लिए 1/4, याद रखिएगा 1/4 यानी 25% आपको सहमति चाहिए बस मूव करने के लिए। उसके बाद सच रेजोल्यूशन मस्ट बी पास्ड बाई 2/3 ऑफ द टोटल मेजॉरिटी ऑफ मेंबर ऑफ दैट हाउस। अब उसके बाद उसको पास करने के लिए 2/3 मेजॉरिटी होना चाहिए। 2/3 मेजॉरिटी होगा तो वो जो है वो पास हो जाएगा, और प्रेसिडेंट जो है अपने पद को छोड़ देंगे उस समय। उसके बाद जैसे पास हो जाएगा तो प्रेसिडेंट को उनके पद से हटा दिया जाएगा। उसके बाद और उसके बाद ये भी होता है कि जैसे जो उनमें चार्ज लगाए जाते हैं, जैसे मिसयूजिंग ऑफ स्टेटस लगाया गया है, तो वो जो अदर हाउस है वो भी इन्वेस्टिगेट करेगी कि क्या हुआ, मतलब किस चीज़ के कारण हटाया जा रहा है, तो वो भी इन्वेस्टिगेट करेगी। और जैसे ही फाइनलाइज हो जाता है तो उसके बाद उनको रिमूव कर दिया जाता है। उसके बाद इनको क्या क्या सेवाएं, जैसे क्या क्या सुविधाएं मिलती है, तो सबसे पहला है कि 5 लाख रुपया महीना इनको दिया जाता है, यानी पूरे साल में अगर बात करें तो 60 लाख का महीना है, और अगर इनकी पूरी टर्म के बारे में बात करें तो 5 साल रहते हैं, यानी लगभग 3 करोड़ रुपया। और इनके रुपये में इनका जो सैलरी है उसमें टैक्स नहीं लगता है, ये भी आपको बात ध्यान रखने की ज़रूरी है। उसके बाद देखिए इनको रहने के लिए राष्ट्रपति भवन दिया जाता है, और इनको जो सुविधाएं दी जाती हैं इनको कम नहीं किया जा सकता है, यानी ये जब तक अपने पोजीशन पे हैं ड्यूरिंग हिज टेन्योर, तो इनकी जो सुविधाएं हैं जैसे 5 लाख रुपये महीना और राष्ट्रपति भवन में इनको रहना, तो ये सब कम नहीं किया जा सकता है। उसके बाद देखिए, और जैसे अगर बुक के हिसाब से चलें तो ये तो कुछ पुराना डेटा हमें दिया है, तो लगभग जैसे जब रिटायर हो जाते हैं तो 2.5 लाख रुपया हमको, तो जैसे यहाँ पे दिया है 75,000, तो 1.5 लाख रुपये जब महीना इनका, तब 75,000 रुपया पेंशन है। तो अभी जैसे 5 लाख रुपया है, तो मुझे ज़्यादा लगता है कि 2.5 लाख रुपया पेंशन होगा, आप चेक कर सकते हैं इसको। और उसके बाद यहाँ पे दिया है 1,000 रुपया पर मंथ उनको दिया जाता है सेक्रेटरियल असिस्टेंस के लिए। उसके बाद देखिए प्रेसिडेंट का इलेक्शन है, ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, प्रेसिडेंट का इलेक्शन। तो प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन होता है इनडायरेक्ट होता है, इसमें जैसे जो नॉर्मल सिटीजन होते हैं वो कोई रोल नहीं निभाते हैं। तो प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है इनडायरेक्ट होता है, और प्रेसिडेंट जो है कोई इसमें रोल नहीं निभाते हैं। तो अब आता है प्रेसिडेंट का, जो प्रेसिडेंट जो इलेक्ट होते हैं उनको इलेक्ट करता कौन है, तो इनको इलेक्ट करने के लिए एक बॉडी बनाई जाती है जिसको बोलते हैं इलेक्टोरल कॉलेज। तो इलेक्टोरल कॉलेज एक टेम्परेरी बॉडी है जिसमें कौन कौन आते हैं, इलेक्टेड मेंबर ऑफ राज्यसभा, इलेक्टेड मेंबर ऑफ लोकसभा, इलेक्टेड मेंबर ऑफ एमएलएज, यानी इलेक्टेड एमएलएज, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, ये आपको सारे स्टेट के जितने एमएलएज हैं वो सब आएंगे। और दिल्ली विधानसभा के, आपको दिल्ली विधानसभा के और पौंडीचेरी विधानसभा के, ये दोनों विधानसभा के मेंबर जो हैं इलेक्टेड मेंबर, इसको अब
ये वोटिंग करते हैं, वोटिंग डालते हैं प्रेसिडेंट को, तो इसी को बोलते हैं इलेक्टोरल कॉलेज। इट इज़ ए टेम्परेरी बॉडी, और ये जैसे इलेक्शन हो जाता है ना प्रेसिडेंट का, उसके बाद इसको डिसॉल्व कर दिया जाता है, इसको ख़त्म कर दिया जाता है। ये जो टेम्परेरी बॉडी है इसको ख़त्म कर दिया जाता है। अगर किसी को अगर प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए कंटेस्ट करना है तो कम से कम 50 मेंबर जो हैं उस हाउस के 50 मेंबर की सहमति होनी चाहिए कंटेस्ट करने के लिए। उसके बाद उसका जो पद है, जैसे अगर वो एमपी है तो उसको अपना पद छोड़ना पड़ेगा। अब उसके बाद है जैसे यहाँ पे वोट वगैरह का भी सिस्टम लाया गया है। तो वोट वगैरह का सिस्टम लाने का कंसेप्ट ये था, जैसे मान लीजिए अब सिक्किम जैसे जो छोटा स्टेट है उसमें नंबर ऑफ सीट भी बहुत कम है। तो मान लीजिए अगर सिक्किम के पूरे जितने एमएलएज हैं, अगर वो पूरे एमएलएज चाहें कि भाई हम इसको वोट देंगे, तो एक तरह से मान लीजिए कितने 10-15 वोट ही जाएंगे। तो मतलब एक तरह से अगर बताइए पूरा स्टेट चाहता है, पूरे स्टेट के जितने एमएलए चाहते हैं, एमएलए हैं, वो सब चाहते हैं कि हम इनको वोट दें, लेकिन इतना आबादी कम है कि कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। अब यूपी उत्तर प्रदेश का विधानसभा का सीट देख लीजिए, बहुत ज़्यादा है, तो उसके कंपैरिजन में ये तो बहुत कम नहीं है, तो अपने आप को बहुत मतलब अच्छा महसूस नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए जो वोट वैल्यू का सिस्टम है इसीलिए लाया गया। तो अब देखिए लगभग 4000 से ज़्यादा एमएलए हैं लगभग, लेकिन वोट्स जो डाला जाता है वो 10 लाख से भी ज़्यादा है। वोट वैल्यू जो है वो 10 लाख से भी ज़्यादा है, और टोटल मेंबर बस 4000 के करीब है। तो ये कंसेप्ट है, इसीलिए वोट वैल्यू लाया गया। उसके बाद देखिए क्या ज़रूरत है इनडायरेक्ट इलेक्शन करने की। इनडायरेक्ट इलेक्शन करने की इसलिए ज़रूरत है कि सबसे पहले मान लीजिए तो प्राइम मिनिस्टर का जो इलेक्शन होता है वो डायरेक्ट होता है। वो खुद जैसे जो जितने मेंबर्स होते हैं वो खुद आपको इलेक्शन कंटेस्ट करते हैं, और जैसे जो नॉर्मल सिटीजन हैं वो वोट करते हैं। तो एक तो उसमें इतना खर्च होता है, अगर हम प्रेसिडेंट का भी इलेक्शन उस तरह करा है तो एक फिर उसमें भी इतना खर्च होगा, बहुत सारे फिर फंड उतना लाना पड़ेगा, फिर उतना खर्च होगा, इसमें भी बहुत सारा ये है। उसके बाद जो दूसरा सबसे मेन कारण है, अगर प्रेसिडेंट को भी अगर डायरेक्टली इलेक्ट किया जाए तो प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट में एक तरह से युद्ध छिड़ सकता है। अब युद्ध किस प्रकार का छिड़ सकता है कि प्रेसिडेंट भी बोल सकता है कि भाई देखो हम भी डायरेक्टली इलेक्ट हो क्या है, तुम भी डायरेक्टली इलेक्ट हो क्या है, तो तुम कैसे राज करोगे, तुम कैसे, मतलब तुम्हारे अंदर कैसे पूरा प्रजातंत्र है, हमको भी तो कुछ मिलना चाहिए, हम भी तो डायरेक्टली इलेक्ट हो क्या हैं। इसलिए इनका जो सिस्टम है ये इनडायरेक्ट है, इनका जो इलेक्शन है इनडायरेक्ट किया जाता है, ताकि राइवल्स ना रहे प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट में। अब प्रेसिडेंट क्या कहेगा, भाई हम जनता द्वारा चुने गए हैं तो हम ही ना लॉ बनाएंगे। नहीं तो उस समय अगर हम प्रेसिडेंट को भी डायरेक्ट इलेक्ट कर दे तो ये भी बोल सकते हैं कि हम भी जनता द्वारा चुने गए हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ संशोधन लाइए, अमेंडमेंट कीजिए, हमको भी कुछ पावर दीजिए, हम भी अपना लॉ बनाएंगे। तो ये है, इसीलिए इसको इनडायरेक्ट रखा गया है। उसके बाद देखिए ओथ ऑफ ऑफिस। ओथ बिफोर होल्डिंग द ऑफिस प्रेसिडेंट टेक्स एन ओथ इन द प्रेजेंस ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ऑफिस जो है, ऑफिस में जैसे ऑफिस का कार्य करने से पहले वो सबसे पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के सामने ओथ लेते हैं। ओथ में क्या कहते हैं सुनिए। सबसे पहला बात बोलते हैं डिस्चार्ज द फंक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, मतलब प्रेसिडेंट का जो काम है वो अच्छे से करेंगे। दूसरा जो है प्रोटेक्ट करेंगे, प्रिजर्व करेंगे अपने कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ को। और तीसरा जो है वो कहेंगे हम अपने आप को पूरा डिवोट कर देंगे एज ए प्रेसिडेंट के काम करने के लिए, हम पूरा अपना मतलब जितना मन लगन से है पूरा मन लगन से काम करेंगे। ये हो गया। अब उसके बाद देखते हैं पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट। पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट में देखिए प्रेसिडेंट को क्या क्या पावर दी गई हैं। तो सबसे पहले एग्जीक्यूटिव पावर है। एग्जीक्यूटिव पावर है एडमिनिस्ट्रेटिव हेड, यानी जितने भी काम होते हैं, जितने भी जैसे ये लॉ निकला वो लॉ निकला, तो सब में उन्हीं के नाम से वो लॉ को पास किया जाता है कि हाँ प्रेसिडेंट का उसमें साइन होना जरूरी है। तो एज वो जितने भी लॉ निकलते हैं वो प्रेसिडेंट के एक तरह से नाम से निकलते हैं। उसके बाद है अपॉइंटमेंट एंड डिसमिस ऑफ प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। अब जैसे प्राइम मिनिस्टर का जो अपॉइंटमेंट है या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का जो अपॉइंटमेंट है वहीं अपॉइंट करते हैं, शपथ वहीं दिलाते हैं। इस बार 2019 में आपने देखा ही होगा, तो शपथ वहीं दिलाते हैं। तो किससे एडवाइस लेते हैं, वो प्राइम मिनिस्टर से एडवाइस लेते हैं कि बताइए किस जैसे रेलवे मिनिस्टर किसको बना दिया जाए, कौन इसमें क्या है कैसे है। तो उसे एडवाइस लेके वो आपको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर पर बनाते भी और डिसमिस भी कर देते हैं। अगर ज़रूरत पड़ता है तो डिसमिस भी कर, जैसे मान लीजिए कि अब
अब उतने मतलब जैसे जो मेजॉरिटी होनी चाहिए 273, अगर बीजेपी खो देती है तो यानी डिसॉल्व हो जाएगी, तो उनको रिज़ाइन करना पड़ेगा। तो रिज़ाइन करेंगे तो रेजिग्नेशन लेटर जो है किसको देंगे? प्रेसिडेंट को देंगे। सारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर किसको देंगे? प्रेसिडेंट को देंगे। फिर अपॉइंटमेंट एंड डिसमिस ऑफ हाईएस्ट ऑफिशियल, तो जैसे भी हाईएस्ट ऑफिशियल होते हैं, अब जैसे यूपीएससी का चेयरमैन है और अरविंद सक्सेना है यूपीएससी के चेयरमैन, और भी जैसे आर्मी के जो चेयरमैन है, नेवी के जो जितने भी जैसे कमिश्नर वगैरह हैं, जितने भी चेयरमैन हैं, अब जैसे इलेक्शन कमीशन के चेयरमैन हैं सुनील अरोरा, तो जितने भी चेयरमैन हैं इनको अपॉइंट भी यही करते हैं और डिसमिस भी यही करते हैं। अब कंट्रोल ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, अब स्टेट गवर्नमेंट को कैसे कंट्रोल करते हैं? तो ये गवर्नर अपॉइंट करते हैं, यानी राज्यपाल को अपॉइंट करते हैं, तो राज्यपाल को स्टेट में अपॉइंट करते हैं। अगर मान लीजिए कि वहाँ का जो स्टेट गवर्नमेंट है, वहाँ का जो विधानसभा है, वहाँ के मुख्यमंत्री अगर अच्छे से नहीं चला पा रहे हैं, वहाँ के अपना अच्छे से नहीं चला पा रहा है राज्य को, तब उसके बाद ये अब उसके बाद प्रेसिडेंट क्या कहेंगे कि वहाँ पे देखेंगे कि हम किस गवर्नर को अपॉइंट किए हैं, उस गवर्नर को कहेंगे कि अब तुम चलाओ, देखो अब उनका काम खत्म हो गया, अब तुम देखो। तो यही यानी वो स्टेट गवर्नमेंट को भी कंट्रोल कर रहे हैं। स्टेट गवर्नमेंट को कैसे कंट्रोल कर रहे हैं? किसके द्वारा कर रहे हैं? तो गवर्नर के द्वारा। गवर्नर किसके द्वारा अपॉइंट है? तो प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट है। ये हो गया। उसके बाद पावर ऑफ एडमिनिस्टर यूनियन टेरिटरी। यूनियन टेरिटरी जो है ये भी किसके अंडर रहता है? ये भी आपको प्रेसिडेंट के अंडर आता है। वहाँ भी गवर्नर्स होते हैं, तो ये भी प्रेसिडेंट के अंडर आता है। तो अभी आप याद रखिए, अभी टोटल 8 यूनियन टेरिटरी हैं। वो जो दमन दीव है और दादर नगर हवेली जो है, ये 2 है, उन दोनों को एक में कर दिया गया है। पहले 7 थे, उसके बाद 2 बढ़े यानी 9। उसके बाद 9 में से आपको 2 को यूनियन टेरिटरी दादर नगर हवेली एंड दमन एंड दीव, इन दोनों को एक कर दिया गया, यानी टोटल अभी जो है वो 8 यूनियन टेरिटरीज हैं और टोटल स्टेट की संख्या अभी 28 है। तो उसके बाद जो है तो उसके बाद एक तरह से वो उनका जो कंट्रोल है वो इस पे भी रहता है, आपको यूनियन टेरिटरी पे भी रहता है। उसके बाद है लेजिस्लेटिव पावर। उसके बाद इनको पावर है कि लोकसभा को डिसॉल्व कर देना, ये लोकसभा को डिसॉल्व कर देना इनके पास ये पावर है। और वही जैसे कि मैंने कहा कि मान लीजिए बीजेपी अपनी मेजॉरिटी खो दे रही है, तो वो उनको डिसॉल्व कर सकते हैं, लोकसभा को डिसॉल्व कर दें, नहीं अब चलो अब आपका काम खत्म हो गया, आपके पास मेजॉरिटी नहीं है, अब फिर से इलेक्शन कंटेस्ट होगा, फिर से जिसके पास मेजॉरिटी होगा वो चलाएगा, वो शासन करेगा। तो मेजॉरिटी अगर खो जाएगी तो डिसॉल्व कौन कर सकता है? डिसॉल्व प्रेसिडेंट करेगा, कहेगा कि नहीं अब आप लोग का काम खत्म हो गया, आप लोग चले जाइए, रेजिग्नेशन लेटर हमको दे दीजिए। तो प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जितने भी मिनिस्टर हैं अपना रेजिग्नेशन लेटर दे देंगे प्रेसिडेंट को। लेकिन राज्यसभा को डिसॉल्व नहीं कर सकता क्योंकि वो परमानेंट हाउस है और उसका जो टर्म है वो 6 ईयर है, ये भी याद रखिएगा। तो ये है डिसॉल्व करने का पावर है, लोकसभा को हटा देगा कि नहीं अब आप लोग का कहानी खत्म है। उसके बाद नॉमिनेशन ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। अब देखिए, अब जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं इनको भी अपॉइंट किए करते हैं। जैसे मान लीजिए जो 12 मेंबर हैं जो लोकसभा में राज्यसभा में अपॉइंट होते हैं और 2 मेंबर एंग्लो इंडियन हैं वो आपको अपॉइंट होते हैं लोकसभा में। तो इनको अपॉइंट भी कौन करता है? इनको अपॉइंट करता है प्रेसिडेंट। अब जो 12 मेंबर जो अपॉइंट किए जाते हैं राज्यसभा में वो किस किस फील्ड से होने चाहिए अपॉइंटमेंट के लिए? तो या तो वो लिटरेचर के फील्ड से हो, साइंस के फील्ड से हो, सोशल सर्विस या आर्ट के फील्ड से हो। ये लिटरेचर, साइंस, सोशल सर्विस, आर्ट, ये 4 फील्ड से हो तो उनको अपॉइंटमेंट। जैसे मान लीजिए कोई साइंस में बहुत अच्छा है तो उनको अपॉइंट किया जा सकता है। तो अब जैसे इसमें खेल वगैरह भी आ गए हैं तो ये है, तो इनको जैसे ये अपॉइंट करने का काम यही है, प्रेसिडेंट का काम है। प्रायर सैंक्शन बिफोर इंट्रोड्यूसिंग सर्टेन बिल। अब जैसे मान लीजिए कोई भी बिल आ रहा है, कोई भी लॉ निकल रहा है तो प्रेसिडेंट का सैंक्शन, प्रेसिडेंट का साइन होना इस पर ज़रूरी है। वैसे तो प्रेसिडेंट बाउंड ही रहते हैं साइन करने से, लेकिन ये साइन करना इनका ज़रूरी भी है। तो अब जैसे मान लीजिए कि कोई भी सर्टेन बिल निकला, अब जैसे सर्टेन बिल निकला, अब जैसे मान लीजिए कि जो यूनियन है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर है कि किसी भी, जैसे इतने स्टेट्स हैं तो किसी भी एक राज्य को 2 राज्य में तोड़ देना, या 2 राज्य को एक राज्य में जोड़ देना, या उसके नाम बदल देना, या उसके एरिया को बदल देना, तो ये सब पावर किसको दिया गया? ये सब पावर दिया गया सेंट्रल गवर्नमेंट को। तो सेंट्रल गवर्नमेंट अगर ऐसा कोई काम कर रही है तो वो बस नोटिफाई कर देगी कि प्रेसिडेंट साहब देखिए हम ऐसा कर रहे हैं। जो नरेंद्र मोदी हैं वो बस बता देंगे और इनका साइन ले लेंगे उस पर कि हाँ हम देखिए बिहार राज्य को 2 भाग में तोड़ रहे हैं, इसका नाम ये रहेगा, इसका नाम, तो बस प्रेसिडेंट उस पर साइन कर देंगे। वो तो बाउंड रहते हैं साइन करने से।
उसके बाद है एड्रेस ऑफ पार्लियामेंट। जब इलेक्शन होता है तो जो पहला मीटिंग होता है जो, तो उसमें क्या होता है कि प्रेसिडेंट ही एड्रेस करते हैं। जैसे अभी 2019 में जो सबसे पहले जो इलेक्शन हुआ था, तो उसमें जो सबसे पहले मीटिंग होता है उसमें प्रेसिडेंट ही एड्रेस करते हैं। द प्रेसिडेंट एड्रेस बोथ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट टुगेदर एट द फर्स्ट सेशन आफ्टर द जनरल इलेक्शन। जनरल इलेक्शन के बाद वो जॉइंट सेशन बुलाते हैं जिसमें राज्यसभा लोकसभा दोनों आती है और दोनों को वो एड्रेस करते हैं। उसके बाद है असेसमेंट ऑफ लेजिस्लेशन। प्रेसिडेंट असेंट ऑन ए बिल नेसेसरी टू बिकम ए लॉ ही बैग। अब जैसे मान लीजिए कोई लॉ निकला, कोई मतलब बिल निकला, उसमें ये है कि ये फलाना कोई लॉ है, तो वो प्रेसिडेंट के पास जाएगा। तो प्रेसिडेंट क्या कर सकते हैं, या तो वो बोलें कि एक बार तुम फिर देख लो, एक बार फिर हमको लगता है कोई चीज़ चेंज करने की ज़रूरत है यहाँ पे, तुम हमको ये नहीं लगता है ठीक है, तो वो जाएगा फिर से हाउस में जाएगा। फिर अगर उनको लगेगा कि हाँ भाई यहाँ पे कोई चीज़ चेंज करना ज़रूरी है तो है, नहीं तो फिर वो वापस भेज देंगे प्रेसिडेंट के पास, तो वो साइन कर देंगे। तो ये है असेंट टू लेजिस्लेशन। उसके बाद है टू इशू ऑर्डिनेंस। तो अब देखिए प्रेसिडेंट के पास जो है वो ऑर्डिनेंस निकालने का, मतलब ऑर्डिनेंस को निकालने का जैसे पावर है। अब ऑर्डिनेंस क्या है, ऑर्डिनेंस एक ये है टेम्पररी लॉ है। अब जैसे मान लीजिए कि अभी जैसे पार्लियामेंट के भी सेशन चलते हैं, तो यही पार्लियामेंट ही लॉ बनाती है। तो पार्लियामेंट के जब सेशन चलते हैं और पार्लियामेंट ही लॉ बनाती है, तो अगर मान लीजिए अभी सेशन नहीं है, पार्लियामेंट इज़ नॉट इन सेशन, तो सेशन नहीं है और प्रेसिडेंट को लगता है भाई ये लॉ भी बनाना जरूरी है, ये लॉ निकालना भी जरूरी नहीं, तो वहाँ पे ये हो रहा है, तो प्रेसिडेंट क्या करना, उस समय एक ऑर्डिनेंस निकाल देंगे, वहीं एक तरह से एज ए टेम्परेरी लॉ काम करेगा। उसके बाद जब वो सेशन बैठेगा, जब उसके बाद पार्लियामेंट का सेशन बैठेगा, तो उसमें अगर वो फिर उसमें होगा कि ये लॉ सही है तो वो लॉ कंटिन्यू रहेगा, नहीं तो और नहीं तो अगर वो लॉ को पास नहीं किया जाएगा तो ऑटोमेटिक वो लॉ एक तरह से ख़त्म हो जाएगा। तो ऑर्डिनेंस क्या है, एज ए टेम्पररी लॉ है विच हैज सम स्टेटस एज एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। उसके बाद देखिए, उसके बाद असेंट टू स्टेट बिल। द स्टेट गवर्नमेंट लेजिस्लेचर फॉर द कंसिडरेशन ऑफ प्रेसिडेंट। अब जैसे जो स्टेट में जो गवर्नर अपॉइंट किए गए हैं वो भी जैसे राय ले सकता है किसका, प्रेसिडेंट का, जैसे कोई भी चीज़ में। तो उसके बाद ही कैन रिफ्यूज़ टू गिव हिज असेंट और ही कैन रिटर्न फॉर रिट्री। अब जैसे मान लीजिए जो गवर्नर है वो, अब उसके राज्य में कुछ हो रहा है तो वो इसे कंसिडरेशन कर सकता है प्रेसिडेंट से, जो भी लॉ निकल रहे हैं वो मतलब प्रेसिडेंट से कंसीडर कर सकता है, या प्रेसिडेंट अब उसको नहीं कुछ बोले या बोले कि फिर से तुम कंसीडर एक बार देख लो इसको। तो ये बहुत सारे पावर हैं, आप इन सब पावर के झमेला मत पड़िए, आप किसी भी 3-4 पावर को उठा लीजिए। 3-4 पावर में जैसे देखिए एग्जीक्यूटिव पावर तो हम लोग पढ़ लिए कि इसमें बस अपॉइंटमेंट होता है। तो अब उसके बाद जो लेजिस्लेटिव पावर है उसमें देखिए कि लोकसभा को डिसॉल्व कर सकते हैं, पार्लियामेंट में एमपीज को अपॉइंटमेंट करना है, एड्रेस करना है, ये सब 3-4 आप देख लीजिए। अभी तो इसमें 6 हैं, किसी भी 4 को ले लीजिए। उसके बाद देखिए फाइनेंशियल पावर है। कभी भी हम लोग जैसे गवर्नमेंट को जो मनी सैंक्शन किया जाता है वो प्रेसिडेंट के परमिशन से ही सैंक्शन होता है। तो नो मनी कैन बी ग्रांटेड टू द गवर्नमेंट विदाउट प्रेसिडेंट अप्रूवल। कोई किसी भी प्रकार के मनी को ग्रांट नहीं किया जाएगा अगर प्रेसिडेंट का अप्रूवल नहीं हो तो। उसके बाद फाइनेंशियल पावर में आता है इंट्रोड्यूसिंग ऑफ मनी बिल। ए मनी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस इन लोकसभा। मनी बिल केवल और केवल लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। इन एवरी फाइनेंशियल ईयर द प्रेसिडेंट शैल कॉज बी लेड बिफोर द पार्लियामेंट ऑफ एनुअल बजट शोइंग एस्टिमेट एंड एक्सपेंडिचर ऑफ ईयर। अब देखिए इसमें मनी बिल में क्या होता है, मनी बिल इंट्रोड्यूस करने से पहले वो सबसे पहले क्या किया जाता है, आपको प्राइम मिनिस्टर से सबसे पहले कंसीडर किया जाता है इंट्रोड्यूस करने से पहले ही। उसके बाद वो केवल लोकसभा में इंट्रोड्यूस होगा और पहले परमिशन लिया जाता है, साइन करा लिया जाता है, उसके बाद इंट्रोड्यूस किया जाता है। इंट्रोड्यूस में वो मनी बिल जो है वो हमें ये बताता है कि कितना एक्सपेंडिचर पूरे साल में हुआ, कि एजुकेशन पे कितना एक्सपेंडिचर हुआ, हमारे जो रक्षा विभाग है यानी उस पर कितना एक्सपेंडिचर हुआ, ये सब एक तरह से डेटा रहता है कितना एक्सपेंडिचर हुआ। उसके बाद है फाइनेंशियल कमीशन। उसके बाद है प्रेसिडेंट जो है वो
हर एक 5 साल पे एक फाइनेंशियल कमीशन बैठाता है। और फाइनेंशियल कमीशन में होता कौन है, तो एक रहता है चेयरमैन, उसके बाद रहते हैं 4 मेंबर, यानी टोटल कितना मेंबर, 5 मेंबर, एक चेयरमैन और बाकी 4 मेंबर। ये क्या करता है, ये चेक करता है कि स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट कहाँ कहाँ कितने कितने पैसा खर्च करेगी, इसका जो डेटा है वो फाइनेंशियल कमीशन रखता है। फाइनेंशियल कमीशन बाद और प्रेसिडेंट जो है जब मन चाहे तब इसे मांग सकता है कि भाई फाइनेंशियल कमीशन तुम बताओ कि कौन कौन स्टेट कितना। अब मान लीजिए अगर मान लीजिए हम प्रेसिडेंट हैं और हम पैसा दिए, तो हम पैसा दिए तो हमको पता तो चलना चाहिए कौन कौन कहाँ कहाँ खर्चा कर रहा है। तो इसके लिए हम कमीशन बना दिए। कमीशन हर एक 5 साल में फिर वो जैसे ऑटोमेटिक क्या होता है ही फाइनेंशियल एवरी 5 ईयर हर एक 5 साल पे कमीशन बैठाते हैं फाइनेंशियल कमीशन। एक चेयरमैन रहता है और 4 उसके मेंबर रहते हैं, टोटल 5 मेंबर होते हैं उसमें। उसके बाद देखिए जुडिशल पावर क्या आता है, तो जुडिशल पावर में वो किसी मतलब जो पनिशमेंट होता है उसको मॉडिफाई कर सकता है, पनिशमेंट को मॉडिफाई कर सकता है। तो पनिशमेंट को अब मान लीजिए किसी को हाई कोर्ट ने बोल दिया कि अब भैया तुम जाओ, तुम्हारा काम ख़त्म है, अब तुमको मतलब फांसी पे चढ़ा दिया जाएगा। तो अगर प्रेसिडेंट चाहे तो उसको कम कर सकता है, उसको आपको वो उम्र कैद सज़ा में कन्वर्ट कर सकता है कि नहीं ठीक है इसको फांसी पे मत चढ़ाइए, 10 साल का सज़ा दे दीजिए, हटाइए। तो ये है कि वो जुडिशल पनिशमेंट को भी मॉडिफाई कर सकता है। उसके बाद पावर्स ऑफ कंसल्ट सुप्रीम, अगर मान लीजिए कोई भी ऐसा लॉ आता है, चाहे कुछ भी उसको करना है, उसको ठीक नहीं लग रहा है चाहे यहाँ पे, तो किसी भी मतलब कोई भी चीज़ को लाने से पहले, चाहे कोई चीज़ करने से पहले वो सुप्रीम कोर्ट को कंसल्ट कर सकता है कि सुप्रीम कोर्ट आप राय दीजिए इस पर कि हम इस पर ये कर सकते हैं या इस पर क्या करना सही रहेगा। उसके बाद नो क्रिमिनल प्रोसीजर अगेंस्ट प्रेसिडेंट। अब देखिए प्रेसिडेंट के अगेंस्ट कोई भी क्रिमिनल प्रोसीजर नहीं किया जा सकता है। यानी मान लीजिए अगर बाई चांस उनके हाथ से या उनसे अगर कोई डेथ भी हो जा रहा है, कोई मर भी जा रहा है, तो जब तक वो अपने पद पे हैं तब तक उन पे केस दर्ज ही नहीं होगा, उन पे केस दर्ज ही नहीं होगा। तो ऐसा नहीं उनको सज़ा नहीं मिलेगा, जब वो पद से हटेंगे तब जाके उनको सज़ा मिलेगा, क्योंकि वो रिस्पेक्टेड मैन है। मान लीजिए भैया वो फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया है, इंडिया के प्रथम नागरिक हैं, तो यहाँ पे किसी भी प्रकार का क्रिमिनल प्रोसीजर उन पे फॉलो नहीं होगा, चाहे वो 5 साल के वो अपने टेन्योर में कुछ भी कर दें, कोई भी क्रिमिनल प्रोसीजर नहीं होने वाला है। उसके बाद मिलिट्री पावर में देखिए कि जितने भी जैसे चीफ स्टाफ ऑफ आर्मी है, नेवी, एयरफोर्स है, सबको अपॉइंट करना यही काम है इनका। फिर ये हो गया। उसके बाद इमरजेंसी है। देखिए अब इमरजेंसी पावर में क्या है, इमरजेंसी पावर में ये है कि नेशनल इमरजेंसी जो है वो देखिए इन 3 इमरजेंसी होता है। एक नेशनल इमरजेंसी होता है, कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी होता है, फाइनेंशियल इमरजेंसी होता है। तो एक है आर्टिकल 352, एक है 356 एंड तीसरा है 360। तो अगर नेशनल इमरजेंसी आ रहा है 352, तो ये किसके जरिए आएगा, ये अगर मान लीजिए कोई वार हो गया तो इसके कारण नेशनल इमरजेंसी आ सकता है। उसके बाद है कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी। ये जैसे मान लीजिए कि अब जैसे बिहार में ही है, तो अब बिहार में जैसे अभी तो जैसे नीतीश सरकार है, तो अगर वो अच्छे शासन नहीं कर रही है, लोग खुश नहीं हैं, तो क्या करेंगे, सब खड़े हो जाएंगे। उसके बाद देखेंगे कि जब प्रजातंत्र यहाँ पे अच्छे से चल ही नहीं रहा है, तो उसके बाद ये कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी है, यानी कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से वो लोग सही काम कर ही नहीं रहे हैं, लोग खुश ही नहीं हैं। तो उसके बाद क्या लग जाएगा, वहाँ पे प्रेसिडेंट रूल लग जाएगा, किसके तहत, आर्टिकल 356 के तहत। 356 के तहत कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी कॉज्ड बाय ब्रेक डाउन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी इन स्टेट। उसके बाद फाइनेंशियल इमरजेंसी, अगर देखिए फाइनेंशियल इमरजेंसी अगर मान लीजिए पैसे की कमी हो जा रही है पूरे स्टेट में, इंडिया में, तो उसके कारण फाइनेंशियल इमरजेंसी आ जाता है। इसमें क्या होता है कि जैसे मतलब हम लोगों के जितने भी पैसे जो जैसे मतलब रखे गए हैं बैंक्स वगैरह में, उस समय कुछ समय के लिए फ्रीज कर दिया जाएगा, उस पैसों का यूज़ अभी गवर्नमेंट करेगी और जब आएगा तो आपको मिलेगा। तो ये है फाइनेंशियल इमरजेंसी। अब देखिए नेशनल इमरजेंसी कब कब आया है, नेशनल इमरजेंसी किसके तहत आता है, आर्टिकल 352। अब नेशनल इमरजेंसी जब इंडो चाइना वार हुआ था 1962 में, तब आया है। फिर 1975 में आया है, डिक्लेयर बाय इंदिरा गांधी टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर इन द कंट्री। 1975 में इंदिरा गांधी ने नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर किया था। उसके बाद आपको 1971 में इंडो पाकिस्तान जो वार हुआ था तब आया। तो यानी जितने भी वार होते हैं इनके कारण नेशनल इमरजेंसी आता है। उसके बाद देखे थे अभी ये जम्मू कश्मीर में हाल ही में
एक साल पहले भी उस पर लगा ही था, ये प्रेसिडेंट रूल लगा ही था। तो ये थे हमारे कुछ, अब ये थे हमारे कुछ ये इमरजेंसी पावर। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट में हम कोशिश करेंगे और भी इसका पार्ट कवर करने के लिए। उसके बाद देखिए वाइस प्रेसिडेंट का जो कॉन्सेप्ट है ये हटा दिया गया है, लेकिन फिर भी इसको भी कर लेते हैं कि द वाइस प्रेसिडेंट ये देखिए ये क्वालिफिकेशंस क्या क्या है। वाइस प्रेसिडेंट इंडिया का सिटीजन होना चाहिए, 35 एज उसका कंप्लीट होना चाहिए, मस्ट बी क्वालिफाइड एज राज्यसभा इलेक्शन एज ए मेंबर ऑफ राज्यसभा। देखिए प्रेसिडेंट जो है उसको इलेक्ट करने के लिए मस्ट बी क्वालिफाइड एज ए मेंबर ऑफ लोकसभा। वाइस प्रेसिडेंट जो है मस्ट बी क्वालिफाइड एज ए मेंबर ऑफ राज्यसभा। राज्यसभा के जो 100 चेयरमैन है या चेयरमैन कहिए, ये है प्रेसिडेंट। उसके बाद देखिए शुड और किसी भी प्रकार का ऑफिस होल्ड नहीं करेंगे अपने फ़ायदे के लिए, या स्टेट गवर्नमेंट में या सेंट्रल गवर्नमेंट में। उसके बाद शुड नॉट बी अनसाउंड माइंड, या किसी भी प्रकार से अब ये नहीं कि किसी पागले को बना दीजिए भैया तुम जाओ वाइस प्रेसिडेंट बन जाओ, पद ले लो, पता चलेगा सब लॉ को छेड़खानी कर देगा, इधर का उधर कर देगा, इधर का उधर कर देगा, कहानी है ख़त्म। उसके बाद टर्म ऑफ ऑफिस, तो टर्म ऑफ ऑफिस वैसे तुम हर किसी का टर्म ऑफ ऑफिस जो होता है वो 5 साल का रहता है, तो इनका भी जो टर्म ऑफ ऑफिस है वो 5 साल का रहता है। रिमूवल देखिए क्या है, रिमूवल में है कि वही है, या तो कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट कर लें, ब्राइवरी ले लें, या तो कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट कर दें, ब्राइवरी ले लें, या अपने पोजीशन का मिसयूज़ करें, मिसयूज़ ऑफ हिज स्टेटस, तब इनको इम्पीचमेंट के तहत हटाया जा सकता है। अब देखिए ही मे बी रिमूव फॉर वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन और इनकैपेसिटी बाय रेजोल्यूशन ऑफ राज्यसभा पास इन द मेजॉरिटी मेंबर सपोर्टेड बाय लोकसभा। देयर इज नो प्रोविजन फॉर इम्पीचमेंट ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट। उसके अब इनके बाद देखिए अब इनका जो है यहाँ पे 1,25,000 दिया गया इनका मंथली इनकम, लेकिन अभी इनका जो मंथली इनकम है वो है 4 लाख रुपए महीना। इनका जो मंथली इनकम है 4 लाख रुपए महीना। इलेक्शन, अब देखिए इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन जो है ये इनडायरेक्ट ही होता है। अब इनडायरेक्ट होता है आप जान गए हैं, क्योंकि डायरेक्ट किया जाएगा तो ऐसे ही जंग हो जाएगा ना दोनों में, कि कब हम भी डायरेक्ट इलेक्ट होके आए हैं, तुम भी प्रेसिडेंट को भी कहेगा भैया तुम भी डायरेक्ट इलेक्ट होके आए हो, तो हमको भी तो शक्ति मिलना चाहिए कि हम भी एक तरह से जो लोकतंत्र है प्रजातंत्र हम भी चलाएं। तुम ही क्यों चलाओगे, हम भी चलाएं, हम भी लॉ बनाएंगे। तो इसलिए इनका जो है ये डायरेक्ट इलेक्शन नहीं कराया जाएगा। और दूसरा जो अब डायरेक्ट इलेक्शन कराया जाएगा तो इतना फंड कहाँ से लाया जाएगा। ऐसे ही हमारा फंड जो इसी में चला जाता है, एजुकेशन के नाम पे बिल हम लोग फंड भी नहीं मिलता है ज़्यादा से ज़्यादा। 2.5 की 3% जितने GDP है उसका एजुकेशन पे खर्च किया जाता है, और सरकार कोशिश कर रही है कि इसको जल्दी हम 6% तक करें। अब देखिए वो कब तक हो रहा है। ओथ ऑफ ऑफिस में देखिए यही 3 बात कहते हैं कि हम भैया हम डिस्चार्ज द फंक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट का काम बढ़िया से निभाएंगे, प्रोटेक्ट करेंगे, प्रिजर्व करेंगे अपना कॉन्स्टिट्यूशन को, अपने लॉ को, और हम पूरा डिवोट हो जाएंगे कि हाँ हम काम कर रहे हैं, हम पूरा डिवोट हो जाएंगे। तो ये ओथ ऑफ ऑफिस में यही 3 ओथ लेते हैं। और ये याद रखिए कि अगर वाइस प्रेसिडेंट रिजाइन कर रहा है तो किसको देगा, प्रेसिडेंट को अपना रेजिग्नेशन लेटर, और प्रेसिडेंट कर रहा है तो वाइस प्रेसिडेंट को देगा। पावर ऑफ फंक्शन क्या है कि 100 चेयरमैन है, यानी एक तरह से चेयरमैन है किसका, लोकसभा राज्यसभा का चेयरमैन है। और देखिए अब इनका जो इलेक्शन है, इलेक्शन पे एक बता देते हैं, इलेक्शन पे जैसे वहाँ पे तो 50-50 मेंबर को सेटिस्फाई होना चाहिए अगर आप प्रेसिडेंट के इलेक्शन के कंटेस्ट कर रहे हैं, और यहाँ पे अगर आप कंटेस्ट कर रहे हैं तो 20-20 मेंबर को सेटिस्फाई होना चाहिए दोनों हाउस से। उसके बाद अपना पद आपको तो छोड़ना ही पड़ेगा, इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं पद छोड़ना पड़ेगा। उसके बाद अगर देखें तो इनका जो इलेक्शन होता है ये भी एक तरह से एक बॉडी के द्वारा होता है, जिस बॉडी का नाम है इलेक्टोरल कॉलेज, वो टेम्परेरी बॉडी होता है। तो इसमें क्या है, इलेक्टेड मेंबर, सुनिए, इलेक्टेड मेंबर ऑफ लोकसभा राज्यसभा एंड नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ लोकसभा राज्यसभा। इसमें स्टेट का जो विधानसभा है यानी MLAs हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, ये पार्ट नहीं लेते हैं। मेंबर ऑफ लोकसभा लेते हैं, मेंबर ऑफ राज्यसभा, यानी टोटल जितने भी मेंबर हैं लोकसभा राज्यसभा के वो सब पार्टिसिपेट करते हैं इसमें। बाकी स्टेट की जो सभा है वो पार्टिसिपेट नहीं करती है।
तो यही कुछ पावर्स एंड फंक्शन है उसके, बस इसमें यही कुछ था। तो आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। हम कोशिश करेंगे जितने से जितने नए टॉपिक पर हम वीडियो बना पाएँ। तो चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।